ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है और इसके बहुत चांसेस हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि आएगा ही, लेकिन हम लोग बहुत ही अननोन पैसेजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया था, पहले पैराग्राफ में वर्णित दिन के बारे में क्या विशेष था। यानी कि पहले ही पैराग्राफ में जिस दिन के बारे में बोला गया है उस दिन का क्या विशेष था। लेखिका की एक रैंक धारक के साथ बैठक हुई। समाचार पत्र सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी जल्दी दिया गया था। माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का परिणाम रैंक धारकों की तस्वीरों के साथ घोषित किया गया था। या कर्नाटक के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में एक पूरे पेज का विज्ञापन था। पहला सवाल है। और सवाल नंबर 2 है कि आगे के अध्ययन के लिए हनुमान थप्पा की मदद करने के लिए लेखिका को किस चीज़ ने प्रेरित किया। यानी कि हनुमान थप्पा की मदद करने के लिए लेखिका को किस चीज़ ने प्रेरित किया। हनुमान थप्पा के कमज़ोर और निस्तेज चेहरे में उसकी उज्ज्वल और चमकदार आंखों ने उसे आकर्षित किया। हनुमान थप्पा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब हैं। हनुमान थप्पा ने मदद के लिए लेखिका को लिखा था और लेखिका गरीब लेकिन बुद्धिमान रैंक धारक की सहायता करना चाहती थी। आगे देखते हैं। हनुमान थप्पा बेल्लारी में टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था। क्यों? वो बेल्लारी के टीचर ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहता था। और चौथा है, उस विकल्प को चुने जो सही नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखें एग्जाम में। कौन सी बात सही है तो 3 गलत होगा, 1 सही होगा। कौन सी बात सही नहीं है तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। इस गद्यांश में लेखिका के बारे में हमें क्या पता चला, यानी लेखिका के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर हनुमान थप्पा के चरित्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि कौन सा कथन सत्य है तो 3 असत्य होगा और 1 क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त सभी तो है नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग पैसेज को देख लेते हैं अच्छे से। ये रहा पैसेज आपके सामने। जून की एक चमकदार सुबह मैं समाचार पत्र पढ़ रही थी। यानी कि लेखिका के बारे में कह रहा है कि जून की सुबह एक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उस दिन माध्यमिक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था और रैंक धारकों की सूची और उनके तस्वीरों ने लगभग पूरे सामने वाले पृष्ठ को भर दिया था। देखिए, हमने सवाल जो पढ़ा था वह पूछा गया था कि पहले दिन की क्या विशेषता थी। उस दिन माध्यमिक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया था और जो रैंक धारक थे, जो रैंक में आए थे, उनकी तस्वीरों ने लगभग पूरे सामने वाले पृष्ठ को भर दिया था। ठीक है, यानी ये जो सवाल है हमारे पास कि वर्णित दिन के बारे में क्या विशेष था, तो देखिए माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का परिणाम रैंक धारकों की तस्वीरों के साथ घोषित किया गया था। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, यही दिया हुआ है, आराम से देखिए, पढ़िए, आंसर मिल रहा है। सभी तस्वीरों में से एक लड़के के फोटो ने मेरा ध्यान खींचा। वह बीमार और कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने पढ़ा कि उसका नाम हनुमान थप्पा था और उसने 8वीं रैंक हासिल की थी। तो लेखिका का ध्यान जिस कारण से आकर्षित हुआ वो ये हुआ कि इन सभी तस्वीरों में वो बहुत ही बीमार और कमज़ोर लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंखों में एक चमक थी, है ना, और उसको 8वीं रैंक मिली थी। देखिए सवाल हमारे पास एक दिया हुआ, ध्यान से देखें तो, ठीक है, कि आगे के अध्ययन के लिए, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग एक बार पूरा पैसेज ही पढ़ लेते हैं। अगले दिन उसकी तस्वीर एक लेख के साथ फिर से प्रकाशित हुई। अगले दिन फिर से हनुमान थप्पा पे ही एक लेख प्रकाशित हुआ उसकी तस्वीर के साथ। मुझे पता लगा कि हनुमान थप्पा एक कुली का बेटा है जो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। कुली का बेटा है और 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा है। वे एक जनजातीय समूह से थे। वो आगे अध्ययन करने में असमर्थ था क्योंकि वह एक गांव में रहता था और उसके पिता एकमात्र कमाने वाले दिन में केवल 40 रुपये कमाते थे। एक दिन की कमाई 40 रुपये, तो कहाँ से पढ़ाई लिखाई होगी। अब 5 भाई बहनों में हनुमान थप्पा सबसे बड़ा था। भले ही 8वीं रैंक आई है, लेकिन पढ़ने के लिए सोचना तो पड़ेगा। 40 रुपये पढ़ाई तो होती नहीं है। हनुमान थप्पा का डाक का पता उसमें दिया गया था। मैंने तुरंत उससे यह कहते हुए लिखा कि मुझे उससे मिलने की इच्छा है। लेखिका ने उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है और पूछा कि क्या वो बेंगलोर आ सकता है। ठीक है, क्या वो बेंगलोर आ सकता है। मैंने कहा कि मैं उसकी यात्रा और कपड़ों के लिए पैसे दूंगी 4 दिनों के भीतर। पत्र के लिए
मुझे धन्यवाद और आने और मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए मुझे उत्तर मिला। यानी लड़के को जब लेखिका का पत्र मिला कि वो अगर बेंगलोर आके उनसे मिल सकते हैं तो उसके लिए यात्रा के पैसे और कपड़े के लिए पैसे वो दे देंगे, तो बच्चा मान गया और उसे लेखिका से मिलना भी चाहता था। तुरंत मैंने लेखिका ने कुछ रुपए और मेरे कार्यालय के पते के विवरण भेज दिए कि चलो मैंने तुमको भेज दिया है, ताकि वो बच्चा जो है उस एड्रेस से पहुंच जाए। जब वो अंततः हमारे कार्यालय पहुंचा तो मैं सीधे ही अपने बात पर आ गई, सीधे बात पे आ गई। क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? लेखिका ने उस हनुमान थप्पा से पूछा। हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, तुम पढ़ाई का जो भी विषय चुनोगे उसके लिए हम फीस भुगतान करेंगे। यानी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो जो भी स्ट्रीम तुम चुनोगे, जहां एडमिशन लेना चाहोगे, उसकी पूरी फीस हम देंगे। उसने जवाब नहीं दिया, हनुमान थप्पा ने जवाब नहीं दिया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने, यानी कि जो लेखिका है, लेखिका के जो सीनियर जो थे, उन्होंने मुस्कुरा के हमें रोका। मैंने लेखिका को रोक दिया। लड़के को समझने दे कि आप क्या सुझाव दे रही हैं, थोड़ा रुक जाइए। आप जो कह रही हैं, भले ही सहायता दे रही हैं, सुझाव दे रही हैं, लेकिन लड़के को थोड़ा सोचने दे, समझने दे, उसे खुद निर्णय लेने दे। वो शाम तक अपना जवाब दे सकता है। जब हनुमान थप्पा घर लौटने के लिए तैयार था, उसने धीमे और स्थिर स्वर में कहा, मैडम, मैं बेल्लारी में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैडम, बेल्लारी में ही, हाँ, बेल्लारी के नज़दीक ही उसका गांव था, तो वहीं पे वो टीचर ट्रेनिंग में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है, क्योंकि ये उसके गांव के सबसे नज़दीक है, यानी घर रह के ही पढ़ाई कर सकता है। मैं तुरंत सहमत हो गई, लेकिन ये जानने के लिए उससे थोड़ी और बात की कि क्या वह कोई अन्य कोर्स चुनना चाहता है, कि इसके अलावा, टीचर ट्रेनिंग के अलावा क्या कोई और कोर्स है जो वो करना चाहता है। हालांकि लड़का जानता था कि वो क्या चाहता था, ठीक है, क्या चाहता था। लेकिन इसके बाद देखिए पैराग्राफ जो है इतना ही दिया, वहाँ पे आपको लेखिका ने छोड़ दिया। हालांकि लड़का जानता था कि वो क्या चाहता था, ठीक है। अब सवाल में आते हैं, आगे के अध्ययन के लिए हनुमान थप्पा की मदद करने के लिए लेखिका को किस चीज़ ने प्रेरित किया? तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़े, हनुमान थप्पा के कमज़ोर और निस्तेज चेहरे में उसकी उज्ज्वल और चमकदार आंखों ने उन्हें आकर्षित किया। हनुमान थप्पा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वो आगे पढ़ना नहीं चाहता। कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं था जहां वो कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं था, बात ही नहीं है पैसेज में। हनुमान थप्पा ने मदद के लिए लेखिका को लिखा था, नहीं, लेखिका ने लिखा था हनुमान थप्पा को। लेखिका गरीब लेकिन बुद्धिमान रैंक धारक की सहायता करना चाहती थी, ऐसा यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आंसर होगा, जो पैसेज के हिसाब से, ये आपको आंसर लग सकता है, ठीक है। रैंक धारक, तो रैंक धारक तो केवल हनुमान थप्पा नहीं था, बहुत सारे लोग थे, उसमें हनुमान थप्पा 8वीं रैंक में था। उसकी मदद वो क्यों करना चाहते थे? वो कमज़ोर और निस्तेज चेहरे पे कमज़ोरी और निस्तेज दिखता था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उज्ज्वल और चमकदार आंखों ने उन्हें काफ़ी आकर्षित किया था कि इस बच्चे में कुछ तो बात है ना, कुछ तो बात है, तो इसलिए उसकी सहायता करना चाहती थी। आगे देखिए, हनुमान थप्पा बेल्लारी में टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता था, क्यों? जो अंत में, पैसेज के अंत में कहा गया है कि मैं बेल्लारी में ही रह के टीचर ट्रेनिंग की शिक्षा लेना चाहता हूं और वहां से मेरा गांव काफी नजदीक है। क्यों? उसके भविष्य के लिए उसको कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। गलत बात, कैसे महत्वाकांक्षा नहीं थी? बिल्कुल थी। वह ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहता था जिसे पूरा करने में ज़्यादा समय लगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो किसी महंगे पाठ्यक्रम में शामिल होकर लेखिका में बोझ डालना चाहता था। ऐसे नेगेटिव बातें कभी सच नहीं होती हैं। वो अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने बेल्लारी चुना, क्योंकि बेल्लारी से उसका गांव नज़दीक है और बेल्लारी में रह के अपने टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई लेके गांव में ही रह के अपने पिता की मदद कर सकता है। ऐसा ही तो कुछ भाव है। और अंतिम सवाल है कि उस विकल्प को चुने जो सही नहीं है। इस गद्यांश से लेखिका के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो वो जानना चाहती थी कि देश में क्या हो रहा है, बात सही है, देश में क्या हो रहा है। दूसरों की अक्ल और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करती थी, सही बात है। वह दयालु थी या जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी, ये भी सही है। तीनों बातें सही है। अब अखबार पढ़ते हैं ताकि अब ज़रूरतमंद जो है, देश में क्या हो रहा है, देश के हालात कैसे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिले। दूसरों की अक्ल और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करती थी, सही बात है। वह दयालु थी और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती थी, ये भी सही बात है। ये गलत बात है। उसने कभी भी अपना फैसला मानने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया। पैसेज में तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि कैसे प्रश्नों को पढ़ लेने से, प्रश्नों को समझ लेने से हमें पैसेज को एक बार ही पढ़ के सारे सवालों के उत्तर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चतुराई और बुद्धिमानी हम यूज़ करेंगे तो सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही होंगे। हमें 10 में 10 नंबर लेने हैं, है ना।
5 नंबर हमें प्रोज में लेने हैं और 5 नंबर पोइट्री में लेने हैं हमको, ठीक है। चलिए अब आगे देखें। अच्छा, एक और है, अनुच्छेद के आधार पर हनुमान थप्पा के चरित्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह अपने सभी कार्य ईमानदारी और विनम्रता से करता था। वह त्वरित, कौन सा कथन सत्य है? वह त्वरित और सटीक पत्राचार करता था। वह ठोस निर्णय लेने में सक्षम था। वह सदैव नए लोगों से मिलने को उत्सुक रहता था। अब देखिए टेक्निकल सवाल है, वह त्वरित और सटीक पत्राचार करता, ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। वह ठोस निर्णय लेने में सक्षम था। वो सदैव नए लोगों से मिलने को उत्सुक था, ऐसा कहीं भी उसके चरित्र के बारे में नहीं लिखा है। वो अपने सभी कार्य ईमानदारी और विनम्रता का था, ये भी पैसेज में कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन उसने जो निर्णय लिया था कि वो बेल्लारी में रह के ही टीचर ट्रेनिंग की कोर्स पूरी करना चाहता है, ये उसका अपना डिसीजन था, यानी कि ठोस निर्णय लेने में वो सक्षम था। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब ये पढ़ लेते हैं, चीन के बारे में है। पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, विशाल गोबी रेगिस्तान पर चीन द्वारा डैश वर्षों तक शासन किया गया है? 2000, 4000, 400, 200। गोबी रेगिस्तान पर चीन ने कितने साल शासन किए हैं? चीन की महान दीवार की कौन सी विशेषता बेहद विशिष्ट है? तो महान जो दीवार बनी थी, हाँ, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसके बारे में कौन सी बात विशिष्ट है? चीनी रेशम यूरोप और अन्य देशों को डैश के माध्यम से पहुंचता था। ये रेशम कैसे पहुंचता था, ठीक है। और आगे है, आधुनिक चीन में आम कृषि प्रथा क्या थी? यहाँ पर जो नॉर्मल जो एग्रीकल्चर करने का जो नियम था, खेती करने का, वो क्या था? और चीन व भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य नहीं है? तो यानी कि 3 सत्य होगा और 1 सत्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने सवालों पे। ये रहा, चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तुलना में अधिक है। ये तो बात तो अभी भी सही है, चीन के बाद ही भारत का स्थान है, तो जनसंख्या में चीन आगे है। चीन हमारा पड़ोसी है, सही बात है। हिमालय भारत और चीन के बीच में स्थित है, सही बात है। चीन के पूर्व में कौन है? प्रशांत महासागर। और उत्तर में कौन है? गोबी का विशाल रेगिस्तान, जिसके बारे में एक सवाल था कि गोबी के रेगिस्तान पर चीन ने कितने साल शासन किए। और चीन ने बिना किसी व्यवधान के पिछले 4000 वर्षों तक इस क्षेत्र में शासन किया है। यानी गोबी के रेगिस्तान में जो सवाल था उसका आंसर है 4000 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। पहली चीनी सभ्यता 2 नदियों की महान नदी घाटी, यानी जो चीनी सभ्यता थी वो उत्तर में वांगो नदी और दक्षिण में यांगची नदी में फली फूली। हर सभ्यता का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। इंडस सिंधु घाटी सभ्यता ले लीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ले लीजिए। यह सभ्यता भारत में सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता के समय में ही बढ़ी। जिस समय उत्तर में वांगो और दक्षिण में यांगची नदी के सामने चीन की पहली सभ्यता फली फूली थी, उसी समय यह भारत में सिंधु घाटी में जो हड़प्पा सभ्यता जब फल फूल रही थी, उसी के समकालीन ये चीन की सभ्यता ही फल फूल रही थी। आज भी ये नदी घाटियाँ चीन के सबसे घनी आबादी वाले हिस्से में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ज़्यादातर चीनी किसानी के कार्य में लगे हैं, जिसके ऊपर एक सवाल है कि किसानी का जो खेती करने का जो तरीका वो कैसा है। आधुनिक चीन में किसानों के पास अपने खेतों का मालिकाना अधिकार नहीं है। आज के जो मॉडर्न डे में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर किसानों का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक गांव की अपनी जमीन होती है, गांव का अपना जमीन होता है। ग्रामीण क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, यानी एक साथ मिल के काम करते हैं और फसल उनके बीच साझा की जाती है। और एक साथ जमीन, गांव की जमीन पे सब लोग मिल के काम करेंगे, फसल उगाएंगे और जितना भी उगेगा वो अपने बीच अपने हिसाब से कोई एक मापदंड के हिसाब से बांट लेंगे फसलों को। तो इसका ऊपर जो बात था, यानी कि मिल के करते थे, है कि नहीं। तो इसके ऊपर एक सवाल है, सवाल तो था इसके ऊपर एक खेती के ऊपर। आधुनिक चीन में आम कृषि प्रथा क्या थी? तो इसका आंसर होगा ये वाला, किसान संयुक्त रूप से गांव की भूमि पर खेती करते थे। जो भी फसलें उगती थी उन्हें आपस में साझा कर लिया करते थे। एक बार में आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे देखें। हाँ, चीन में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें दक्षिण में चावल और उत्तर में गेहूं और जौ है। यानी कि दक्षिण में चावल उगते थे और उत्तर में गेहूं और जौ। सिल्क पे एक क्वेश्चन है, किस मार्ग से सिल्क को ले जाया और ले जाता था? सिल्क, चाय और कपास भी आधिक्य में उपजाया जाता था और वहाँ
मछली पकड़ने का एक बड़ा उद्योग भी है। तो सिल्क है, चाय है, कपास है, मछली उद्योग भी चीन में है। चीन का रेशम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चीन का रेशम, वास्तव में चीन ने ही सबसे पहले रेशम बनाया था। इसके ऊपर एक सवाल है ना, देखिए यहाँ पे, चीन व भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य नहीं है। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, हालांकि आंसर तो मिल जाएगा फिर भी। देखिए, तो चीन पहला देश था जो रेशम बनाया था। उनके रेशम को प्राचीन सिल्क रूट के द्वारा दूर दूर के स्थानों पर, यहाँ तक कि यूरोप में भी भेजा जाता है। यानी कि प्राचीन सिल्क रूट के द्वारा ही उनके रेशम दुनिया तक पहुँचते थे। तो यहाँ पे जो सवाल है कि चीनी रेशम यूरोप और अन्य देशों को डैश के माध्यम से पहुँचता था, तो इसका आंसर होगा प्राचीन सिल्क रूट के माध्यम से पहुँचता था। प्राचीन सिल्क रूट दिया है ना, ये प्राचीन सिल्क रूट। चीन की महान दीवार यानी कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो 7 वंडर्स हैं उनमें से एक है, और दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। यह दीवार लगभग 2000 वर्ष पुरानी और 6000 किलोमीटर से भी अधिक लंबे हैं। यानी कि 2000 से भी अधिक का इसका इतिहास और 6000 किलोमीटर से भी अधिक इसकी दूरी है। दीवार पत्थरों और ईंटों से बनी है। यह बाहरी अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र मानव निर्मित संरचना है। यानी कि अंतरिक्ष से भी अगर देखेंगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको स्पष्ट दिखाई देगा, इतनी बड़ी है ये। ठीक है, चलिए सवाल ले लेते हैं। चीन की महान दीवार की कौन सी विशेषता बेहद विशिष्ट है? यह दुनिया के अजूबों में से एक कहलाने वाली एकमात्र संरचना है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भैया। यह चीनियों द्वारा बनाई जाने वाली ईंटों और पत्थरों से बनी पहली दीवार है। पहली दीवार तो नहीं बोल सकते। यह मनुष्य द्वारा निर्मित एकमात्र संरचना है जिसे बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। हाँ, लास्ट लाइन में दिया है। यह दुनिया की एकमात्र दीवार है जो 4000 साल से अधिक पुरानी नहीं, ये 2000 से भी अधिक पुरानी है। तो आंसर कौन है कि एक ऐसी दीवार है जिसे बाह्य अंतरिक्ष से हम देखा जा सकता है। और रेशम जो है बता दिया मैंने। ठीक है, और कोई सवाल है यहाँ पे? एक सवाल है कि चीन व भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य नहीं है? दोनों की जनसंख्या विशाल है, सही बात है। उनकी सीमाएं साझी है, दोनों का बाउंड्री आपस में है, बिल्कुल सही है। सिल्क बनाने में ये दोनों पहले देश थे, ये गलत है। चीन पहले था, लिखा था ना कि चीन पहला देश था जिसने रेशम बनाया था, और प्राचीन सिल्क रूट के जरिए वो यूरोप भेजा करता था। दोनों सभ्यताएं साथ साथ पनपी, गलत बात है। ठीक है, सॉरी, एक सही बात है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी में भारतीय सभ्यता, उधर में उत्तर में वांगो और दक्षिण में यांगची, वहाँ पे चीनी सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया।